रही है, पठानों के साथ हो रही है। इस पर आप कुछ बात करेंगे अफगानिस्तान के साथ जो हमारे रिलेशन है और इसका इंडिया के को क्या एडवांटेज जा रहा है? जी साबिर भाई, आप बताएं फिर कुछ मेरे पास है एक दो चीजें, मेरे पास इंफॉर्मेशन है, मैं शेयर करूंगा बाद में। साबिर भाई देखिए, हमने तो वही बात आ जाती है कि ये सारा जो अफगानिस्तान को का जो टर्निंग पॉइंट था, उस वक्त ट्रंप और इमरान खान, अमेरिका और पाकिस्तान क्यों एक दूसरे के करीब आए थे? वो अफगानिस्तान का इशू ही उनको करीब लेके आया है। और जो इमरान खान साहब की उनके साथ हफलोती मुलाकात है प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप इमरान के विजन को अप्रिशिएट कर रहे थे और उनकी कोऑपरेशन की बात कर रहे थे, और वो पीसफुली सारा कुछ प्रोसेस कंप्लीट हो गया था। और अगर वो उसी तरह चलता, और ये बदनसीबी की बात है कि अफगानिस्तान में जब भी फल खाने का वक्त आता है हम उससे निकल गए। जब मार खानी है पाकिस्तान उसका हिस्सा, जब खून बहाया गया पाकिस्तान उसका हिस्सा, बदअमनी हुई पाकिस्तान उसका हिस्सा। 22 साल हमने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी, पराई जंग, पाकिस्तान उसका हिस्सा। कौन सा शहर है या कौन सा हमारा तबका है जिसके घर ये दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की लाश नहीं गई? कोई एक भी नहीं है। हमारा इस्लामाबाद जो है, इस्लामाबाद कैपिटल, लाहौर कैपिटल, कराची कैपिटल, पेशावर कैपिटल, कोयटा कैपिटल, ये खुदकुश हमलों की अमारिया बन गए। ये सारी कुर्बानियां हमने दी, और जब फल खाने का वक्त आया हम वहां से हमने अपने अंदर ही तोड़ फोड़ शुरू कर दी। और फिर वही बात आती है कि उस वक्त वो, अब जनरल बाजवा के दिमाग में क्या खन्नास था उस वक्त, वो तो उस वक्त तो किसी को नहीं पता था। अब इमरान खान अगर वो कहता है कि बिल्कुल भी मैंने ये कहा कि इस वक्त हम चल रहे हैं एक पीरियड में, इस वक्त हमें DDI को तब्दील नहीं करना चाहिए, ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए और नवंबर दिसंबर तक आप रुक जाएं और उसके बाद हम ये सारा काम कर लेंगे, नया DDI आ जाएगा आपका। लेकिन उस इश्यू को आपने देखा कि वो मेक और ब्रेक बना दिया गया, और उसके पीछे भी वही खन्नासियत थी और कुछ भी नहीं था। वो जो थोड़ी देर पहले बात हो गई थी, हम अपने जाती फायदे के लिए बड़े बड़े हमने ब्लंडर किए हुए, और अगर उस वक्त ये स्मूथ फंक्शनिंग होती और ये सारा कुछ ना होता, और जो आदमी ने, जिस अफसर ने आपको एंगेज किया हुआ है, आप पॉलिटिकल गोल्स के लिए, सियासी फायदे के लिए तो आप DDI को एक्सटेंशन दे सकते हैं, और लेकिन आप नेशनल इंटरेस्ट के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए आप वक्त से पहले उसको हटाते हैं। तो ये बहुत एक गंभीर सिचुएशन, और ये बात आपकी सही है। और अब भी हम, इंडिया अब वापस आ रहा है वहां पे, बजाय इसके काबुल में वापस आ रहा है, उसके ताल्लुकात ठीक हो रहे हैं, उसकी इन्वेस्टमेंट वापस आ रही है, और हम वहां से निकल रहे हैं। हमारी खारजा पॉलिसी पिछले ये दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के बाद, हमारा पाक ईरान बॉर्डर गैर महफूज, पाक अफगान बॉर्डर गैर महफूज, पाक इंडिया बॉर्डर गैर महफूज, और अल्लाह ना करे ये कल को कहना पड़े कि हमारा पाक चाइना बॉर्डर भी गैर महफूज। तो ये जब तक आप नहीं आएंगे, कलेक्टिव विजडम आप अप्लाई नहीं करेंगे और इज्तिमाई फैसला नहीं होगा, अम्रुहुम शुरा बैनहुम, तब तक ये काम होता रहेगा। जब हम ड्राइंग रूम में बैठ के अफगान पॉलिसी तरतीब देंगे, ड्राइंग रूम में बैठ के हम कश्मीर पॉलिसी बनाएंगे, ड्राइंग रूम में बैठ के हमने चाइना के साथ क्या करना है और फलां के साथ क्या करना है, ये इस तरह के इश्यूज आते रहेंगे, और उसी का खमियाजा हम अफगानिस्तान में भी भुगत रहेंगे। अच्छा साहब, इसमें जो मैं ग्राउंड रियलिटी है कुछ चीजें आपको बता दूं। एक तो जो पोस्ट की कास्ट होती थी अफगानिस्तान में, वहाँ पे जो अपील लगती थी और पोस्ट की कास्ट होती थी एडवन के लिए, वो उन्होंने वहाँ जीरो कर दिए। पाकिस्तान में मैंने कुछ एरिया विजिट किए हैं पिछले कुछ अर्से में, और मेरे पास वीडियो मौजूद हैं, मैं वो शेयर कर सकता हूँ। मेरे जिस मोबाइल फोन में है उसका थोड़ा सा डाटा का मसला रिकवर हो जाएगा।
उसमें कुछ वीडियोज हैं जिसमें मैं खुद खड़ा हुआ हूँ उन खेतों के अंदर जिसके अंदर ये पोस्ट कास्ट हो रही है और कई कई एकड़ों के ऊपर ये बाकायदा इसके खेत लगे हुए हैं। और मजे की बात यह है कि उन खेतों के चारों तरफ पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप्स हैं। यानी मुझे हैरत हो रही है कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के ज़ेरे निगरानी या उनकी जो गुजरगाहें हैं जहाँ से वो अपनी व्हीकल से रोजाना गुजरते हैं वहां पे पोस्ट कास्ट हो रही है लोकल के साथ मिलकर। अच्छा, अफगानिस्तान से रोजाना की बुनियाद पे बंदे लाए जाते हैं क्योंकि वो इस काम के मास्टर हैं। वो आते हैं, वो इसके अंदर से इसके जो डोडा होता है उसको कट लगाते हैं, अगले दिन उससे वो इकट्ठा करते हैं मवाद और वो फिर कंटेनर के अंदर भर के वो भेजते हैं। तो इसकी जो सारी की सारी अब मंशियात का सारा बिजनेस है वो पाकिस्तान के कबायली इलाकों में इस वक्त जोरों शोर के साथ जारी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, पॉलिटिकल फिगर भी हैं, इन्होंने अरबों रुपया बनाया है और इनको बाकायदा फैसिलिटेट किया जा रहा है बॉर्डर एरिया में। नंबर 1 तो मैं आपको ये बता रहा हूँ। नंबर 2 देखिए हमारा बिजनेस ये है, हम इस मॉडल पे जा रहे हैं, जबकि तालिबान किस मॉडल पे जा रहे हैं और इंडिया किस मॉडल पे जा रहा है। वहां पे अफगानिस्तान में कुछ रोड्स हैं जिनको तालिबान तोड़ देते थे जब वहां पे अमेरिकन मौजूद थे, और उन रोड्स के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट है वो अमेरिका और इंडिया कर रहा था। अभी ये रोड बहुत तेजी से बनाए जा रहे हैं, इंडियंस और अफगान गवर्नमेंट मिलकर उन रोडों को बना रही है। वो रोड अफगानिस्तान को, काबिल को और जो अफगानिस्तान के मशरकी इलाके या जो पहाड़ी इलाके हैं उनको, जो शुमाली इत्तेहाद के जो एरिया है उन सबको वो जुड़ेगी ईरान के साथ। और ईरान के बीच में से ये जमीनी रास्ता जाएगा चाबहार बंदरगाह की तरफ। चाबहार के ऊपर जो है इंडिया ने अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट कर ली है। ये हो ये रहा है कि ईरान और पाकिस्तान, सॉरी ईरान, अफगानिस्तान और इंडिया ये मिलकर सेंट्रल एशिया के लिए नए रास्ते खोल रहे हैं और ये चाइना के साथ भी अपना अलग सेलेक्ट कर रहे हैं और चाइना को भी ऊपर से रास्ता जो है वो प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है अफगानिस्तान, कि आप पाकिस्तान को अवॉइड करके भी आना चाहें तो आप जो बुलंदी वाले इलाके हैं, बदख्शां का जो एरिया है उससे ऊपर वाले जो एरिया है वहां से वो कहते हैं आप यहाँ से आ जाए। अब पाकिस्तान सारी गेम में कहां गया? वंस अगेन वी आर द लूजर्स। उसकी वजह क्या है हमें जरा ये समझना पड़ेगा। देखिए इंडिया ने वही किया जो उसको करना था। ईरान ने आपका बहुत इंतजार किया, इंडिया वहां पे बंदरगाह बना रहा है, आप उनसे पाइपलाइन पे काम नहीं कर पा रहे, तो वो अब आपको जुर्माने कर रहा है आलमी अदालतों में। तो ईरान ने भी वही किया जो उसको करना था। अफगानिस्तान आपकी तरफ बार बार देख रहा था तो आपने उनका दौरा भी नहीं किया, उनसे आपने लड़ाई भी की, उनसे आपने झगड़ा भी किया और आपने उनके ऊपर इल्जाम भी लगाए और उनके खाते चीजें डाली भी, बल्कि आपको उनसे बैठ के बात करनी चाहिए थी, चीजें आगे बढ़ सकती थी। आपने एंगेजमेंट ठीक तरीके से एंगेजमेंट अफगानिस्तान के साथ नहीं की है, बदकिस्मती है। अब बेसिक इशू ये है कि हम अपनी अफगान पॉलिसी जो है ना वो आज तक कॉन्स्टेंट रख नहीं सके। हमने अपनी अफगान पॉलिसी हमेशा पाकिस्तान को रख के सामने नहीं बनाई, फ्यूचर को और तिजारत को सामने रख के नहीं बनाई। हमने अपनी अफगान पॉलिसी हमेशा 2 फैक्टर के साथ बनाई है। एक फैक्टर ये है कि जो आलमी किस्म का दबाव आता है पाकिस्तान उसको देखकर एक तो अफगान पॉलिसी अपनी बनाता है। अगर अमेरिका का इशारा आ जाए कि ये दहशतगर्द है तो हम कहते हैं कि ये दहशतगर्द है। अमेरिका का इशारा आ जाए कि ये बहुत अच्छे लोग हैं, ये मुजाहिद है, तो हम कहते हैं कि मुजाहिद है। तो हमने अफगान पॉलिसी को हमेशा अमेरिकी और मगरबी दबाव के नतीजे में सामने रखकर बनाया। दूसरा, जब कभी भी मगरब का इन्फ्लुएंस खत्म हुआ, हमें खुद आजादी मिली कि हमने अफगान पॉलिसी बनानी है, तो फिर हम अपने सियासी और माली मफादात को सामने रख के पॉलिसी बनाई। बदकिस्मती से जाती मफादात को सामने रख के, तो कॉन्स्टेंट पॉलिसी ना होना अफगानिस्तान के बारे में पाकिस्तान की, ये एक बड़ा फैक्टर है। क्योंकि देखिए इस खित्ते में कोई भी मुल्क हम पे भरोसा नहीं करता। ईरान ये कहता है देखो मैं पाइपलाइन लाके आपके दरवाजे पे पहुंचा दी है, आप पे मैं क्या भरोसा करूं, आपने अरबों रुपया जाया करवा दिया, हमारा अरबों डॉलर, और आगे आप बढ़ते ही नहीं है, उसके साथ आपका कोई व्यवहार नहीं है। इंडिया के साथ आपका कोई व्यवहार वैसे ही नहीं है, ना वो आपकी बात सुनता ना आप उसकी सुनते हैं। चाइना के साथ जो अब आपने कर छोड़ी है गुज़िश्ता कुछ अर्से में, और जो आखिरी मोहसिन नकवी साहब जिस प्रोग्राम में शिरकत करके आ गए जिन लोगों के प्रोग्राम में, अब चाइना के साथ भी आपका व्यवहार कैसा है सब जानते हैं। अब अफगानिस्तान आपका एक जो स्ट्रेटेजिक, आप कहते थे जो हमारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ है अफगानिस्तान, और बड़ा हमें नाम उसका एक बेनिफिट है, वो अफगानिस्तान को भी अब आपने ऐसा कर दिया कि वो आप पे भरोसा नहीं कर रहे। तो इस रीजन में देखिए अफगानिस्तान को 6 मुल्क लगते हैं, उनका पंगा सिर्फ एक मुल्क के साथ है पाकिस्तान। इंडिया को भी 4 मुल्क लगते हैं, उनका भी पंगा सिर्फ एक मुल्क के साथ है पाकिस्तान। ईरान को भी बहुत सारे मुल्क लगते हैं,
इस वक्त उनकी लड़ाई भी अफगानिस्तान के साथ नहीं है, बाकी मुल्कों के साथ नहीं है। वो उधर उनका बॉर्डर जाके अजरबैजान के साथ भी लगता है, शायद आर्मीनिया के साथ भी लगता है। ऊपर चले गए तो वो तुर्की की तरफ भी जाते हैं, उनका भी ले गए हमारे साथ। तो पाकिस्तान के साथ ही सबका पंगा किए हुए। हम इस खित्ते में किसको दोस्त कह सकते हैं जिसके साथ हमारे ताल्लुकात ठीक हो, और हम इस खित्ते में किसको ये कह सकते हैं कि जनाब इसके साथ हमारे ताल्लुकात खराब नहीं है, बल्कि ये हमारे साथ अच्छे और बुरे वक्त का साथी है। 4 टोटल आपके साथ मुल्क लगते हैं, टोटल 4 मुल्क। 4 में से एक के साथ भी आप बताएंगे कि आपके मिसाली ताल्लुकात हो। तो हमने एक्चुअली अपनी फॉरेन पॉलिसी को जाती फायदे और नुकसान देखकर बनाया, नंबर 1। नंबर 2, हमने दुनिया में अपने आप को आइसोलेट किया। नंबर 3, हमने जो अपने बैरूनी आका थे उनके मुताबिक उनको नाम दिया, कभी उनको दहशतगर्द का, कभी उनको जहादियों का नाम दिया। तो जब आपकी एक कॉन्स्टेंट पॉलिसी नहीं ना होती, कभी आप शेर होते हैं, कभी सवा शेर होते हैं, कभी आप एक चटांग होते हैं, तो फिर लोग आप पे भरोसा नहीं करते। हमने अपना भरोसा खराब किया। हमें एक ऐसी जीरक सियासतदानों की पूरी एक लॉट चाहिए, लगातार 20-25 साल की एक ऐसी मतअमली चाहिए जिसमें पाकिस्तान एक ट्रैक के ऊपर चले फॉरेन पॉलिसी को लेकर। इसके अंदर इतनी तेजी से शिफ्ट ना ले। अब आप मुझे बताएं ना साहब भाई, एक मकसद बताएं सिर्फ मुझे, नंबर 1 मकसद बताएं। मोहसिन नकवी के दौरे अमेरिका का वाहिद मकसद क्या है, मुझे बताएं। मैं आपको इज देयर एनीथिंग फॉर पाकिस्तान? बिल्कुल नहीं। वो मैं आपको बता रहा हूं कि वो गए हैं खुसूसी एलची के तौर पे, स्पेशल एनवाई के तौर पे, सिंपल। और वो जाती सर्वाइवल के लिए वो खुसूसी एलची है, तो जाहिर है पर्सनल सर्वाइवल और कुछ नहीं। और मैं आपको एक बात बताऊं कि आपका क्या ख्याल है या मेरा क्या ख्याल है कि ये वो इतना ही बेवकूफ आदमी है कि एक ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम में मोहसिन नकवी गलती से चला गया। ये इन्होंने बहुत बड़ा अपने तरफ से उन्होंने बहुत चालाकी से एक शातराना किस्म का कार्ड खेला है इतना। और क्या ये चाइना को बेवकूफ समझते हैं या अमेरिका को बेवकूफ समझते हैं? ये मोहसिन नकवी खुसूसी एलची के तौर पे जाता है और वहां पे जाके शेक हैंड करता है और उसके साथ खड़ा होकर जॉर्ज विल्सन के साथ, और ये दोनों काम किए उन्होंने। एक ही तीर में 2 शिकार करने की कोशिश की कि इधर चाइना को कहा कि देखें हम ये कर सकते हैं, उधर अमेरिका को कहा कि देखें हमारे लिए चाइना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम ये भी कर सकते हैं। ये इतना खतरनाक काम किया इन्होंने और करवाया आपको जो है वो फारिग करवा दिया दोनों तरफ से। और फिर उसके बाद दफ्तर खारजा माफी मांग रहा है और चाइना उस माफी को रिजेक्ट कर रहा है। ये मैं आपको बता दूं कि चाइना उस माफी को रिजेक्ट कर रहा है, उसकी वजाहत नहीं मान रहा जो दफ्तर खारजा ने की है। वो ये दानिस्ता इंटेंशनली ये काम किया गया, अनइंटेंशनल नहीं था, ये गया है। और उधर उन्होंने क्या किया, जॉर्ज विल्सन ने क्या किया, उन्होंने कहा कि आप हमें बेवकूफ बनाते हैं। वो पहले हमें ये कहते हैं कि हम तो छोटे से छोटे फायदे के लिए बिकने के लिए तैयार होते हैं। वो तो मैं वो अल्फाज नहीं दोहराना चाहता जो किताबों में लिखा हुआ है, हमें खुद को शर्म आती है कि हमारे बारे में वो क्या कहते हैं। तो जॉर्ज विल्सन ने क्या किया, वो जैसे ये बाहर निकला उन्होंने कह दिया कि जो कुछ आपने मेरे कान में कह के गए हैं या जो मैसेज दे के गए हैं उसका जवाब ये है, ये छोड़ दें इन बातों को। क्योंकि मैं कल रिपोर्ट पढ़ रहा था और तफसीली ये जितने भी उन्होंने कहा कि ठीक है ये अमेरिकन कांग्रेसमैन कह रहे हैं कि हमारे इमरान खान के साथ उसकी रशिया पॉलिसी, उसकी चाइना पॉलिसी से हमें इख्तिलाफ है। ये उधर से गवाही आ रही है। ये कहते हैं ना कि ये CPAC रुकवाया हुआ था और ये रुकवाया। उन्होंने कहा कि ये बात दुरुस्त है कि हमारे से इख्तिलाफ है इमरान खान की चाइना पॉलिसी और रशिया पॉलिसी से, लेकिन हम इमरान खान को एक सियासी कैदी तस्लीम करते हैं, हम इमरान खान को एक बहुत बड़ा लीडर मानते हैं और हम इमरान खान की रिहाई का मुतालबा करते हैं और हम ये समझते हैं कि इमरान खान को इंतकाम की वजह से जेल में डाला हुआ है। ये उन्होंने दोनों बातें की। तो ये इतने बेवकूफ ये कहते हैं कि दुनिया शायद बेवकूफ है, वो जो चाइना है जिसने पूरी दुनिया में एक CPAC इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक जाल बिछाया और हजारों अरब डॉलर को वो वहां पे इन्वेस्ट कर रहा है।
तो उनको ये मुझसे नकवी की ये छोटी सी चाल भी नहीं समझ आएगी कि ये क्या हरकत करके गया उधर। ये अपने आप को मैं अब वो बताना नहीं चाहता कि अगेन ये बातें तो पहुंच जाती हैं। मैं आपको एक जुमला सुना देता हूँ। आप भी थे उसमें सर? हाँ जी, आप उसमें थे ना सर? आखिरी ब्रीफिंग में थे ना जनाब बाजवा की, ISI हेडक्वार्टर में जो ब्रीफिंग उसमें आप थे ना इमरान भाई? हाँ जी, मैं था। कौन सी वाली में? आखिरी जो ISI हेडक्वार्टर में हुई थी, वो जनरल बाजवा ने की थी वहां पे। जनरल बाजवा ने ये कौन सी वाली जिसमें तो तकरीबन 20 सेकंड साहब भी थे? 20-25 जी बिल्कुल ISI हेडक्वार्टर। अच्छा, जिसमें मैंने क्वेश्चन किया था, मुझे याद आ गया, उसमें मैंने जनरल बाजवा से पूछा था कि आपके वजीर आजम ने कहा है कि हम अपनी एयर स्पेस और अपनी वो नहीं देंगे, तो अगर वो यहाँ से आके आपकी एयर स्पेस यूज करते हैं तो आप क्या करेंगे? तो जनरल बाजवा बहुत गुस्से में आ गए थे। अब उसमें उसी मीटिंग में फॉरेन जर्नलिस्ट भी थे। वहां पे बाजवा साहब क्या फरमाते हैं? बाजवा साहब, क्योंकि ये बात रिपोर्ट हो चुकी है इसलिए मैं बता रहा हूँ, बाजवा साहब फरमाते हैं कि यार गोली देनी पैंदी है ना, कभी अजीना में गोली दे देने, कभी इन्हें गोली दे देने। फॉरेन जर्नलिस्ट बाद में मुझे जब कहते हैं कि ये आपका जो ये है, आपके जो चीफ है, इनको नहीं पता कि हम भी बैठे थे इधर और ये क्या बात कर रहे हैं। ये इस तरह की हरकतें ये करते रहे हैं और फिर कहते हैं कि जी के इनके बारे में कुछ सवाल ना करें। ये ऐसे ऐसे बड़े ब्लंडर करते रहे हैं। साबिर भाई, जनरल बाजवा साहब की तो एक क्लास ही अलग थी। मैं अब क्या कहूँ, अगर मैं कंपेयर करें हम लोग उनको जनरल परवेज मुशर्रफ और जनरल बाजवा को, तो डिस्पैरिटी जमीन आसमान की थी। खैर, एंड राठौर साहिबा वो कब से अपना क्वेश्चन रोक के बैठी हैं, अगर उनसे क्वेश्चन ले, इफ यू आर स्टिल देयर मैम प्लीज स्टेट योर क्वेश्चंस। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई, आपको देख के बहुत अच्छा लगा। मैं डॉक्टर नारीन अकरम राठौर हूँ, यूरोप में होती हूँ। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि मैं, चूंकि ह्यूमन राइट्स पे हम काम करते हैं, तो हमने कुछ एप्लीकेशन दी थी जिसपे यूरोपियन यूनियन ने जो 25 लोगों को इन्होंने आर्मी कोर्ट में पनिशमेंट दी है उसका जवाब मांग लिया है। क्योंकि पाकिस्तान ने जो है ट्रीटी साइन की हुई है और चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स यूनाइटेड नेशन को भी रेक्टिफाई किया हुआ है। अब ये मार्शल लॉ तो लगा नहीं सकते, तो इन्होंने उस रेक्टिफिकेशन के अगेंस्ट बिलियंस के फंड लेते हैं। तब उन्होंने इसके अगेंस्ट उन्होंने उनसे जवाब मांगा है कि आप हमें बताएं कि आपने ह्यूमन राइट्स की वायलेशन क्यों की, क्योंकि आपने तो हमारे साथ रेक्टिफाई किया हुआ है। और आपका एक पेपर भी हमारे पास पड़ा है जिसमें आपने लिखा हुआ है कि आर्मी पॉलिटिक्स में नहीं इंटरफेयर करेंगे। तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, यूरोपीय यूनियन का और अमेरिका का इस पे इम्पैक्ट होना चाहिए, पूरी दुनिया पे आता है। उसका रीजन ये है कि वो एक बहुत बड़ी मार्केट है, सारी दुनिया चाहती है कि उनकी मसनूआत वहां पे पहुंचे। आपकी चाइना के साथ जितनी भी ट्रेड है वो खसारे में है। आपकी सेंट्रल एशिया के साथ कोई ट्रेड है नहीं, गल्फ के साथ आपकी ट्रेड ठीक नहीं है, वहां पे इंडियंस आपसे बहुत आगे हैं। ले देकर पाकिस्तान के पास अगर कोई मार्केट है तो वो या तो यूरोप है या वो अमेरिका है, जहां पे आपका थोड़ा बहुत काम चलता है। और मुनाफे वाली अगर आपकी कोई ट्रेड है तो वो आपकी यहाँ पे है, मगरिब में है। तो उसी का आपको इम्पैक्ट आपके पास ये है कि एक फायदा आपको ये है कि आपके पास GST प्लस का स्टेटस है, जिससे फायदा उठाते हैं आपके जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं। एक तो पाकिस्तान ने अपनी इंडस्ट्री को बहुत बुरी तरह तबाह किया। हम टेक्सटाइल में ज्यादातर काम करते हैं, तो टेक्सटाइल के शोबे के अंदर आपकी 33% जो बड़े कारखाने या मिलें हैं वो बंद हो गए, और जो छोटे कारखाने हैं वो तो वैसे पहले ही बंद हो गए थे। और जो बाकी है आपके 60% या 65% बचे हैं, उनमें से भी 30% के बारे में इत्तला ये है कि वो काम नहीं कर पा रहे, वो सिर्फ अपने दिन पूरे कर रहे हैं और अच्छे दिनों का इंतजार कर रहे हैं। तो आपके पास अगर कहीं से जरिए मुबादला आ सकता है एक्सपोर्ट करने के जरिए से, या आपको फायदा हो सकता है, तो वो यहाँ से ही आपको होता है। दूसरी बात यह है कि आप IMF के लिए और दूसरे आलमी इदारों के लिए भी आप इनके मोहताज होते हैं। तो पाकिस्तान ने बहुत सारी ट्रीटीज के ऊपर सिग्नेचर किए हुए हैं, और ये सिर्फ पाकिस्तान ने नहीं किए हुए, ये बहुत सारे मुल्कों ने किए हुए हैं। हम सिग्नेटरी हैं और हमने दुनिया को गारंटी दी हुई है जमहूरियत के लिए, ह्यूमन राइट्स के हवाले से और दीगर बहुत सारी चीजें, अक़लियतों के राइट्स के हवाले से, मजहबी आजादियों के हवाले से। तो पाकिस्तान की हुकूमत ने, पाकिस्तान की रियासत ने, एक्चुअली हम कहेंगे
बहुत सारी गारंटीज दी हुई है। अगर उन गारंटीज के ऊपर हम अमल दरामद नहीं करते तो वो जो हमें सहूलतें दे रहे हैं उन सहूलतों को वापस ले सकते हैं, वो हमारे ऊपर सैंक्शन भी लगा सकते हैं। यानी मुझे आपसे गुजारिश है, देखिए राठौर साहब, जो एक छोटी सी हम्बल बड़ी गुजारिश है कि वो जब भी कुछ करेगा ना यूरोपीय यूनियन, वो एक्चुअली पाकिस्तान को नुकसान हो जाता है, या जब अमेरिका कुछ करता है तो उसका पाकिस्तान को नुकसान हो जाता है। मैं तमाम ओवरसीज पाकिस्तानियों को एक ही गुजारिश करता हूं कि जो कुछ भी पाकिस्तान में इस वक्त हो रहा है, जो फौजी अदालतों में चाहे सजाएं दी गई हो, चाहे ह्यूमन राइट्स के इश्यूज हो, चाहे पाकिस्तान के अंदर जबरी गुमशुदगियां लगातार हो रही हो, चाहे मैंडेट चोरी किया गया हो, रूल ऑफ लॉ नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, इन सारी चीजों को अगर आप प्लस और माइनस करें तो ये टोटल 2 दर्जन बंदे नहीं बनते। तो बजाय आप एक 25 करोड़ 24 करोड़ के मुल्क के ऊपर पाबंदियां लगाएं, आप लोगों को इसके लिए आवाज उठानी चाहिए पूरे जोरदार तरीके से। ये पाबंदियां आप जरूर लगाएं, लेकिन आप इंडिविजुअल्स पे लगाएं, उन इंफरादी शख्सियात के ऊपर लगाएं जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। ये सारा कुछ करने के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं उन सबके ऊपर आप ये पाबंदियां लगाएं और ये चीजें करें। आप ये चीजें उनके लिए ना करें कि पाकिस्तान को उसका नुकसान हो। हमारी ये गुजारिश है आपसे। जी बिल्कुल, ये बात आपने बहुत अच्छी की है और थैंक यू सो मच कि हम उनका नाम जो है चीजें मेंशन करेंगे कि जो वायलेटिंग जिनके लिए हो रही है उनको जो है वो इस चीज पे रोका जाए, बल्कि पाकिस्तान को इसकी सजा ना दी जाए, क्योंकि पाकिस्तानी नेशन का कोई कसूर नहीं है इसमें। इमरान भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी बोलिए बोलिए सर। अच्छा इमरान भाई, आपने एक दफा कहा था कि कैद का गुलाम, वो हाँ वो कैद का गुलाम, वो मुझे मैं वो वाकया, अगर आप चाहते हैं तो मैं वाकया बता देता हूँ। मैं एक दिन मुझे इन्होंने ना वहाँ पे जहाँ मैं इनके पास अखबार था, ये है अगस्त का कोई दूसरा हफ्ता था, अगस्त का मिड चल रहा था, 14 अगस्त या तो आ गई थी या आने वाली थी। मैंने ना जब मुझे अंदाजा हो जाता था कि दिन कौन से चल रहे हैं, क्योंकि देखिए मैं सूरज तो नहीं था मेरे पास, ना मेरे पास कोई कैलेंडर था, ना मेरे पास कोई टाइम था। हाँ मुझे ये पता चलता था लोहे के ऊपर कोई बंदा चील मारता था, एक लोहे के ऊपर कोई लोहे का रॉड मारता था, उससे जोरदार आवाज आती थी, तो वो फिर एक आवाज आती थी जोहर या असर या मगरिब, तो वो उससे मुझे पता चलता था कि फलां नमाज का वक्त हो गया, तो मैं नमाज पढ़ लेता था। अजान की आवाज भी नहीं आती थी वहां पे। तो वो उसी कैद खाने में मुझे क्योंकि अगस्त के दिन इसलिए याद है कि मैंने इनसे कहा था कि यार मुझे एक झंडी ला दो, छोटी सी एक छोटा झंडा ला दो। और आप लोगों को आइडिया नहीं है कि वो कितनी बड़ी सपोर्ट होती है उस आदमी के लिए जो कैद में है। यानी अगर मैं कैद में हूं और मैं बंद हूं ना और अकेला पड़ा हूं, कई दिन तक मेरे साथ बात ही नहीं कर रहा, और जब बात करनी है निकाल के टॉर्चर करना है आपको, ज़हनी भी और जिस्मानी भी, तो फिर वो छोटा सा झंडा आपको बहुत सपोर्ट देता है। मेरे लिए तो क्योंकि पाकिस्तान के साथ मेरा अलग रोमांस है, वो आप सबका ही होगा, लेकिन मेरे दिल के अंदर मुझे अजीब फील होता है, थोड़ा अलग फील होता है। तो वो हसनैन, शायद आपने मेरे पास मेरा पटुआ आपने एक दिन चेक किया था, तो उसमें भी आपको एक झंडा मिला होगा, काफी पहले की बात है, याद है आपको? मेरी जेब से निकला था एक दिन। जी मुझे याद है। वो मुझे याद आ गया, आपने मुझे पूछा था, तो मैंने कहा था, मैंने कहा यार ये मेरे पास रहता है, तो वो ना मुझे बड़ा लगा। मैंने कहा यार मुझे आप दे दे, या मेरा पर्स आप लोगों के पास होगा, उसमें देख ले, वो मुझे आप एक झंडा दे दे छोटा सा, तो ये 14 अगस्त आने वाली है या आ गई है, तो कुछ ऐसा है। तो उस बंदे ने मुझे कहा जी वो मैं आपको दूंगा इंशाल्लाह, हम आपको देंगे। तो फिर उसके बाद वो बंदा जब दोबारा मेरे पास आया 3-4 दिन बाद, तो वो रोने वाला हुआ था, वो कहता है जी इजाजत नहीं मिली, हमें अलाउ नहीं किया गया। अच्छा उन्हीं दिनों में एक कोई ऑफिसर आया, उन्होंने मेरी आंखों बांध दी, मेरी आंखें भी बांध दी और मुझे वहां बैठा दिया जमीन पे। उसने कहा जी इमरान खान कब तक टूट जाएगा, उसने मेरे से ये बात पूछी। तो मैंने कहा जी आपने पकड़ लिया इमरान खान को? उन्होंने कहा जी पकड़ लिया। और मैंने कहा किधर है इमरान खान? उन्होंने कहा जी इमरान खान अटक जेल में, अटक में। मैंने कहा जी किस हालत में आपने इमरान खान को रखा? तो उन्होंने बताया मुझे कि फला चीज इमरान खान साहब के पास। तो मैंने उसको ना, मैंने हंसते हुए कहा, मैंने कहा जी मेरे से तो अच्छे ही रह गए बात साहब। ऐसे ही मैंने ना बंदा बात का बंदा कुछ सुनता है तो बंदे के मुंह से निकल जाती है बात। तो उन्होंने कहा जी है? मैंने कहा जी वो साबिक वज़ीर आज़म है, तो उनका वो कहते जी नहीं, वो हमने उसको गद्दा दिया हुआ है, जमीन पे रखा हुआ है गद्दा। पहले शुरू में काम था, जमीन पे गद्दा दिया हुआ था इन्होंने। पहले ये जो अभी एक स्टेचू टाइप का अजीब सा इन्होंने चारपाई दी हुई है, पहले चारपाई भी नहीं थी, पहले इन्होंने जो है ना वो जमीन पे गद्दा खान साहब का डाला हुआ था इन्होंने।
तो ये शायद मुझे नॉट श्योर, लेकिन मुझे उसने यही बताया कि जमीन पे गद्दा है और एक पंखा है और एक बल्ब है और बस और कुछ नहीं है खान के पास। तो मैंने देखी उनको पता है बाहर क्या हो रहा है, उनको कोई खान वगैरह ये वो चीजें, छोड़ो बताओ कब तक टूट जाएगा। वो मैंने देखी टूटने का क्या मतलब है, तो उन्होंने कहा वो माफी मांगे। मैंने उनसे कहा मैंने देखी वो तो उसके बाद है नहीं जो चीज आप उससे मांग रहे हैं, तो आप कब पकड़ा कब है, कहते ये भी छोड़ो बताओ कब तक टूट जाएगा। मैंने कहा देखें आपके पास ना 15 दिन है, आप 15 दिन में ना इमरान खान के साथ तय कर रहे हैं, वो आप लोगों की भी इज्जत रख लेगा तो कोई रास्ता निकल आएगा। मैंने कहा मैंने इमरान खान को ये कहते हुए सुना है कि ये मेरा इदारा है, मेरी फौज है, तो वो नहीं चाहेगा कि इदारे को या कोई फौज को या किसी को कोई नुकसान हो, तो वो रास्ता निकाल देगा। अब पॉलिटिक्स के ऊपर शायद वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, लेकिन आपके अगर कुछ मामला है उसके साथ तो वो आप ठीक कर सकते हैं। यू 15 डेज, लेकिन वक्त गुजरता जाएगा ना वो अपनी कैद का गुलाम बन जाएगा। मैंने ये उन्हें कहा तो वो बात उनको शायद समझ नहीं आई। अच्छा मुझे लगता है कि वो रिकॉर्ड करते थे जो मैं बोलता था, वो अगले दिन या उससे अगले दिन, शायद अगले दिन ही वो बंदा वापस आया, उसने आगे मुझे कहा, उसने कहा वो जो कैद का गुलाम वाली बात है वो क्या बात है, वो तुमने क्यों की? वो बात तो मेरी से बहुत लंबी चौड़ी हुई थी, तो सारी बातें तो नहीं उसने की। उसने मुझे अगले दिन पूछा कि कैद का जो गुलाम तुमने कहा ये क्यों कहा, इसका क्या मतलब है? मैंने कहा कि जब आदमी कैद के अंदर रहता है ना, तो जब लंबी हो जाती है ना कैद, तो फिर बंदा वो वाले दिन नहीं गिनता कि वो बाहर किस दिन जाएगा, बंदा वो वाले दिन गिनता है कि जो पीछे उसने काट लिए होते हैं। तो उसमें वो बंदा अपनी कैद का गुलाम हो जाता है कि यार अगर मैंने इतनी तकलीफ बर्दाश्त कर ली है ना, तो अब मैंने नहीं अपने मौक़िफ़ से पीछे हटना। अगर इतना ज्यादा इन्होंने मेरे साथ जुल्म कर दिया है ना, तो ये अगर मैंने जुल्म सह लिया है तो मैंने अब पीछे नहीं हटना। ये मेरे दिमाग में बात थी, मैंने उनको ये बात उस वक्त समझाई थी, क्योंकि मेरे यानी जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि इमरान खान को पकड़ना शायद उतना मुश्किल नहीं था जितना इमरान खान को छोड़ना मुश्किल है। इस निजाम ने जब इमरान खान को गिरफ्तार किया तो एक गलत असेसमेंट के साथ गिरफ्तार किया कि हम जब दिल करेगा इसको छोड़ देंगे, और ये बंदा जो है ये हमारी मिन्नतें और तरले कर रहा होगा, और ये बंदा जो है ये मांग के अपनी आज़ादी जो है वो हासिल करेगा कि अल्लाह के वास्ते हमें जो है वो आज़ाद किया जाए, हमें जो है वो छुड़ाया जाए। तो ये जो चीजें हैं वो उनको ये लगता था, उनकी असेसमेंट गलत हो गई इमरान खान के बारे में। मुझे लगता था कि इमरान खान को पकड़ तो लिया, ये छोड़ेंगे कैसे, यानी हम छोड़ते हैं तो मुसीबत बनती है। वो आप ये समझ लें एक तरह से जेल में इन्होंने बब्बर शेर बंद किया हुआ है और वो भूखा है। अब ये सोचते हैं कि इसको बाहर कैसे निकालें, ये उसे जेल में खाना खुना खिला के तो उसका पेट भरना चाहते हैं कि ताकि जब ये बाहर आए तो ये इसका पेट भरा हो या हमें ना खाए। वो जेल में कोई डी वाली रोटी खाने के चक्कर में नहीं है, वो इनसे कुछ खा नहीं रहा, तो इनको डर है कि इसको ये रज जाए तो इसको हम बाहर निकालें, क्योंकि इससे पहले इन्होंने अपने तरीके से बंदे बाहर निकाले, वो काम मान नहीं रहा इस बात में। यही आगे सारा जो है ना सारा मसला इधर आगे फंस गया। अब इससे आगे इमरान खान बढ़ने के लिए तैयार नहीं है, और इनका सर्वाइवल का मसला है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का और सियासी जमातों का, कि अगर इस वक्त इस हालत में इमरान खान को उसकी अपनी ताकत में एज इट इज बाहर आने देते हैं तो वो और मसाइल बहुत बढ़ जाएंगे। इसलिए इन्होंने अमेरिका में एक बात कही है, ये मैं आपको बता देता हूं। अमेरिका में क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट तक जो पैगाम पहुंचाया गया है उसमें एक पैगाम ये भी है कि अगर इस वक्त इमरान खान बाहर आ जाता है सिस्टम को शिकस्त देकर, तो हमें खदशा है कि वो इस रीजन का सबसे बड़ा डिक्टेटर बन जाएगा। ये पैगाम अमेरिका को पहुंचाया गया है कि फिर खान साहब ने किसी भी गल नहीं सुनी। अगर वो अपने ताकत से या अदालत के जरिए से या प्रेशर की वजह से जो क्रिएट वो कर रहा है, वो अगर खुद बाहर आ जाता है तो फिर वो अनकंट्रोलेबल हो जाएगा। ये बात सबको पता है। दूसरी बात, हनैन देखें आप जाते हैं पब्लिक में, आप मुझे बताएं अगर अभी अनाउंसमेंट होगी कल सुबह इमरान खान साहब जेल से रिहा हो रहे हैं, आप मुझे बहुत कम करके भी बताएं कि कितना बंदा पाकिस्तान से जेल की तरफ निकल के पहुंचना शुरू हो जाए, अपने अंदाजे से मुझे आप बताएं। भैया जो आपने चकवाल का रास्ता पहुंचा अपने फार्म की तरफ, हाँ बिल्कुल, वो बलकसर से आगे तो आप गाड़ी ला नहीं सकेंगे, गाड़ी ला नहीं सकेंगे। मैंने शायद बता दिया वहां से गाड़ी नहीं आएगी, कोई आएगी, अवाम ही अवाम होगी। और दूसरी तरफ 100-125 किलोमीटर ये वाला गया तो 100-125 किलोमीटर ये वाला भी गया। अब मुझे बताएं कि एक आदमी जिसका खुमैनी से बड़ा इस्तकबाल एक्सपेक्टेड है, लोग जो है वो 30-30 किलोमीटर पैदल चल के भी आ जाएंगे, गाड़ियां लोग अपनी किनारों में छोड़ के भूल जाएंगे कि देखेंगे गाड़ी बाद में लेने के पहले चलो वहां पहुंचो। आप मुझे बताएं कि ऐसे आदमी को क्या छोड़ना आसान है?
ये इस वक्त पूरा निजाम फंस गया इमरान खान के आगे। इनको बांध लिया इमरान खान ने जेल में बैठ के। इनको ये आइडिया नहीं था कि हमने, देखे इनके दिमाग में वही वाला इमरान खान था जो क्रिकेट खेलता था, इनके दिमाग में वही वाला इमरान खान था जो परवेज मुशर्रफ के दौर में था। इनको ये आइडिया नहीं था कि उसने पिछले 10 साल में उसकी अपनी शख्सियत में कितनी इनकलाबी तब्दीली आई है।